नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के शिक्षण अधिगम के सिद्धांत प्रश्न पत्र जो कि वर्ष 2017 में पूछा गया था उस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। यदि विगत 5 वर्षों में पूछे गए डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट्स के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, शिक्षण अधिगम हेतु दिया गया उद्दीपन, मार्गदर्शन, दिशा बोध और प्रोत्साहन है। यह कथन किसका है? तो यह कथन बर्टन का है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। प्राचीन कालीन शिक्षण विधियां थीं। तो प्राचीन काल में जो शिक्षक होता था वो केंद्र में होता था और वो सिर्फ व्याख्यान देकर के चला जाता था। आप लोग देखे होंगे तो ये शिक्षक केंद्रित होता था। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा शिक्षक केंद्रित। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा अगर बात की जाए प्रश्न का, तो यहां पर दिया गया है शिक्षण करते समय ध्यान रखना चाहिए। तो शिक्षण करते समय बच्चा रुचि ले रहा है अथवा नहीं शिक्षण कार्य में, और उसका मानसिक स्तर का जो संप्रत्यय होना चाहिए, यानी कि उत्तर हो जाएगा बच्चों की रुचि एवं मानसिक स्तर का शिक्षण होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर है। चौथा प्रश्न पूछा गया था, शिक्षण को सुव्यवस्थित एवं प्रभावपूर्ण बनाने का माध्यम है। तो जो शिक्षण विधियां होती हैं, जितनी अच्छी शिक्षण विधि प्रयोग किया जाएगा उतना ही शिक्षण कार्य सुव्यवस्थित एवं प्रभावपूर्ण होगा। कहने का मतलब कि प्राइमरी के बच्चे को आप व्याख्यान देकर के, यानी कि उनको लेक्चर देकर के नहीं पढ़ा सकते, तो वहां पर व्याख्यान जो शिक्षण विधि है वो अनुचित हो गई। तो प्राइमरी के हिसाब से उनके लिए जो शिक्षण विधि उपयुक्त होगी उसी के माध्यम से शिक्षण सुव्यवस्थित और प्रभावपूर्ण बनता है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। दोस्तों, अब बात करेंगे प्रश्न संख्या 5 की। स्क्रीन पर देखिए, 5वां प्रश्न पूछा गया था, शिक्षण विधियां आधारित होती हैं। तो शिक्षण विधियां शिक्षण सूत्रों पर आधारित होती हैं। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। पूछा गया था, किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता कौन है? तो फ्रोबेल को किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 7वां प्रश्न पूछा गया था, संप्रेषण की प्रक्रिया होती है। ये देखिए, ये प्रश्न आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है। यहां पर देखिए, प्रश्न में प्रक्रिया पूछा गया, ना कि प्रकार पूछा गया। अगर प्रकार पूछा गया रहता तो एक पक्षीय और द्विपक्षीय दोनों हो सकता था। अब इसका मतलब क्या होता है? देखिए, एक पक्षीय का मतलब होता है वन वे। जब भी वॉकी टॉकी पर आप बात करते हुए सुने होंगे पुलिस के किसी अधिकारी को, तो वहां पर एक ही तरफ से केवल आवाज आ सकता है। या तो सेंडर मैसेज को भेज सकता है या तो रिसीवर मैसेज को रिसीव कर सकता है। कहने का मतलब कि एक बार में या तो मैसेज भेजा जाएगा या तो रिसीव किया जाएगा। लेकिन अगर मोबाइल की बात की जाए तो ये 2 वे कम्युनिकेशन होता है। यहां पर देखिए, मतलब कि एक साथ अगर आप मोबाइल पर बात कर रहे हैं तो बोल भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो ये द्विपक्षीय मोबाइल का उदाहरण है और ये एक पक्षीय वॉकी टॉकी का उदाहरण है। अगर प्रश्न में यह पूछा गया था कि संप्रेषण के प्रकार होते हैं तो दोनों ऑप्शन सही थे, लेकिन यहां पर संप्रेषण की प्रक्रिया पूछी जा रही है और ये शिक्षण के क्षेत्र में पूछा जा रहा है। शिक्षण के क्षेत्र कहने का मतलब कि मान लीजिए एक क्लास में कोई टीचर क्लास ले रहा है, तो वहां पर बच्चा भी टीचर से इंटरेक्ट करता है और टीचर भी बच्चे से इंटरेक्ट करता है, यानी कहीं ना कहीं दोनों एक ही समय पर एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो वो किसका उदाहरण था? अभी हमने देखा मोबाइल में एक साथ दोनों तरफ से कम्युनिकेशन होता है, तो ये द्विपक्षीय प्रक्रिया होती है संप्रेषण की शिक्षण के क्षेत्र में। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 द्विपक्षीय। बात करेंगे प्रश्न संख्या 8 की। निम्नलिखित में से उपयुक्त शिक्षण सूत्र है। यहां पर देखिए, हम लोग प्राइमरी के हिसाब से डीएलएड की ट्रेनिंग होती है और उसी को ध्यान में रखते हुए ये पेपर सेट किया गया है। अब यहां पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी उपयुक्त शिक्षण सूत्र है। यहां पर देखिए, अज्ञात से ज्ञात की ओर। अब प्राइमरी के बच्चे का मानसिक डेवलपमेंट इतना नहीं होता है कि वह अज्ञात वस्तुओं के बारे में कल्पना कर सके। ठीक है, इस वजह से यह उत्तर आपका नहीं हो सकता। दूसरा देखिए, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, यानी किसी पार्ट से लेकर के बड़े पार्ट के बारे में बताया जा रहा है। तो ये भी बच्चे इतने कल्पनाशील नहीं होते हैं कि पहले किसी वस्तु के पार्ट के बारे में जाने और उसके बाद संपूर्ण वस्तु के बारे में जाने, तो ये भी नहीं हो सकता। इसी प्रकार का ऑप्शन चौथा भी है। देखिए, अंश से पूर्ण की ओर, ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर 3 मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त का मतलब जो चीजें वो देख रहा है उससे जब उसको अमूर्त वस्तुओं की ओर ले जाया जाएगा तब उसका जो शिक्षण होगा वो प्रभावशाली होता है। तो इस वजह से 8वें का उत्तर हो जाएगा मूर्त से अमूर्त की ओर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। 9वां प्रश्न पूछा गया था, शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है। स्क्रीन पर देखिए, क्रियाशीलता का सिद्धांत होता है, रुचि का भी सिद्धांत होता है, नियोजन का भी सिद्धांत होता है, लेकिन प्रश्न में आपसे नहीं पूछा गया है तो जो होता है वो हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है, परिणाम का सिद्धांत ये शिक्षण का सिद्धांत नहीं होता है। इसी वजह से आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि प्रश्न में नहीं पूछा गया था, शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है, तो उत्तर हो जाएगा परिणाम का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 4।
बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र आधारित है। तो जो पूर्ण से अंश की ओर होता है वो गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक पर आधारित होता है, मनोविज्ञान पर आधारित होता है। यानी कि गेस्टाल्टवादियों के द्वारा पूरी समस्या को एक रूप में देखने के लिए सुझाव दिया गया था। और यहीं पर ये प्रश्न में भी यही बात कही जा रही है, पूर्ण से अंश की ओर, यानी पूरी समस्या को एक बार में देखना, एक नजरिए से देखना, ये बताया गया था गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। छात्र की शिक्षा सर्वदा स्थूल वस्तुओं और तथ्यों से होनी चाहिए, शब्दों, परिभाषाओं और नियमों से नहीं। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर 3 पेस्टोलॉजी का ये सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की तरफ। पूछा गया था प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक उपयोगी है। तो आप लोग जानते होंगे कि विज्ञान शिक्षण में सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल किया जाता है, यानी प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 विज्ञान शिक्षण में। दोस्तों अब बात करेंगे प्रश्न संख्या 13 की। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे 13वां प्रश्न पूछा गया था, स्थूल अवलोकन व निरीक्षण शक्ति के विकास में सहायक शिक्षण विधि है। तो पर्यटन जो होता है वह स्थूल अवलोकन एवं निरीक्षण शक्ति के विकास में सर्वाधिक सहायक शिक्षण पद्धति होता है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पर्यटन। 14वां प्रश्न पूछा गया था, छात्रों में पूर्व ज्ञान की जानकारी हेतु प्रयुक्त शिक्षण कौशल है। तो पूर्व ज्ञान की जानकारी के लिए प्रस्तावना कौशल होता है, जिसमें बच्चों से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं उस संप्रत्यय के बारे में जिससे टीचर पढ़ाने जा रहा है। यानी कि बच्चे को पहले इस संप्रत्यय यानी इस टॉपिक से जुड़ा कुछ नॉलेज है या नहीं, इसी को प्रस्तावना कौशल कहते हैं और पूर्व ज्ञान इसी से जांचा जाता है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 प्रस्तावना कौशल। बहुविकल्पीय में अंतिम प्रश्न पूछा गया था, बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है। तो कहानी के द्वारा बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किया जाता है, क्योंकि जब बच्चे कहानी सुनते हैं तो कहानी के जो भी कैरेक्टर्स होते हैं वह इमेजिन करने लगते हैं, यानी उनमें कल्पना शक्ति का विकास हो रहा है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कहानी द्वारा। दोस्तों अब बात करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की। 16वां प्रश्न पूछा गया था, शिक्षण से क्या तात्पर्य है। तो शिक्षण के कई मनोवैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं, आप किसी का भी एक लिख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बीओ स्मिथ की परिभाषा की बात करूं तो शिक्षण क्रियाओं की एक विधि है जो सीखने की उत्सुकता जागृत करती है। 17वां प्रश्न पूछा गया था, शिक्षण के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। पहला उद्देश्य आप लिख सकते हैं छात्रों में स्वयं उचित निर्णय लेने का गुण विकसित करना, और दूसरा शिक्षण द्वारा छात्र का अपने आंतरिक और बाह्य अनुभवों से सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। 18वां प्रश्न पूछा गया था, शिक्षण में प्रेरणा के सिद्धांत का क्या अभिप्राय है। प्रेरणा के सिद्धांत के अनुसार अगर कोई बालक आंतरिक या फिर बाह्य रूप से प्रेरित होता है शिक्षण कार्य के लिए तो उसका जो अधिगम होगा वह और ज़्यादा स्थायी होगा। 19वां प्रश्न पूछा गया था, मूर्त से अमूर्त शिक्षण सूत्र से क्या आशय है। तो मूर्त का मतलब ये होता है कि जो वस्तुएं हमें दिखाई दे रही हैं जिसे हम छू सकते हैं। तो बालक को ऐसे किसी भी संप्रत्यय का ज्ञान कराने के लिए सबसे पहले उन वस्तुओं का उदाहरण दिया जाता है जो कि प्रत्यक्ष रूप से उसे दिखाई दे रही हैं। मूर्त वस्तुओं का सहारा लेते हुए ही उसे अमूर्त संप्रत्यय के बारे में समझाया जाता है। यही मूर्त से अमूर्त शिक्षण सूत्र का आशय है। 20वां प्रश्न पूछा गया था, संप्रेषण की कोई एक उपयुक्त परिभाषा लिखिए। संप्रेषण के बारे में आप लिख सकते हैं कि संप्रेषण 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा विचारों, तथ्यों, अपने मतों और भावनाओं के आदान प्रदान करने की कला है। बात करेंगे प्रश्न संख्या 21 की, संप्रेषण के 2 प्रमुख प्रकारों का उल्लेख करिए। तो संप्रेषण के 2 प्रकार होते हैं, पहला शाब्दिक संप्रेषण और दूसरा अशाब्दिक संप्रेषण। 22वां प्रश्न पूछा गया था, शिक्षण में प्रश्नोत्तर प्रविधि का क्या महत्व है। तो प्रश्नोत्तर प्रविधि के माध्यम से बच्चों के पूर्व ज्ञान का पता लगाया जा सकता है और आगे आने वाले ज्ञान से उसका संबंध जोड़ा जा सकता है, और पाठ की पुनरावृत्ति में भी बच्चे कितना सीखे हैं प्रश्नोत्तर प्रविधि के माध्यम से इसका पता लगाया जा सकता है। बात करेंगे प्रश्न संख्या 23 की, व्याख्यान देते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए। व्याख्यान देते समय बच्चों की आयु, उनकी मानसिक स्तर और उनकी व्यक्तिगत भिन्नता का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। 24वां प्रश्न पूछा गया था, विज्ञान शिक्षण में प्रयोग प्रदर्शन विधि का क्या महत्व है। तो प्रयोग प्रदर्शन विधि के माध्यम से बच्चे स्वयं करके सीखते हैं, जिससे उनका जो अधिगम होता है वो स्थायी होता है और इससे उनमें निरीक्षण, तर्क और विचार शक्ति का विकास होता है। 25वां प्रश्न पूछा गया था, बाल केंद्रित शिक्षण का क्या अर्थ है। बाल केंद्रित शिक्षण का मतलब ये होता है कि शिक्षण प्रक्रिया में जो बालक होगा वो केंद्र बिंदु में होगा, उसी के अनुरूप शिक्षण पद्धति को ढाला जाएगा। इसके अनुसार बालक केंद्र में रख करके पाठ्यक्रम और अन्य नीतियों का निर्माण किया जाता है। बात करेंगे प्रश्न संख्या 26 की, निदानात्मक परीक्षण किसे कहते हैं। किसी संप्रत्यय को सीखने के लिए बालक किन समस्याओं का सामना कर रहा है उसकी समस्याओं को
जानना और उसका पता लगाना ही निदानात्मक परीक्षण कहलाता है। बात करेंगे प्रश्न संख्या 27 की, बहुस्तरीय शिक्षण का क्या उद्देश्य है। बहुस्तरीय शिक्षण का उद्देश्य आप लिख सकते हैं कि छात्रों के समय का सदुपयोग करना और छात्रों में सृजनात्मक शक्ति का विकास करना। 28वां प्रश्न पूछा गया था, खेल पर आधारित किन्हीं दो शिक्षण पद्धतियों का उल्लेख करिए। तो पहला मॉन्टेसरी पद्धति और दूसरा किंडरगार्टन पद्धति। 29वां प्रश्न पूछा गया था, गणित शिक्षण में उपयोगी किन्हीं दो टीएलएम का नाम उल्लेख करते हुए उनका उपयोग लिखिए। पहला टीएलएम आप लिख सकते हैं ब्लैक बोर्ड और दूसरा चार्ट पेपर। ब्लैक बोर्ड का उपयोग सवालों को समझाने के लिए होता है, जिससे जबकि जो शिक्षण चार्ट पेपर होते हैं उनके द्वारा बालकों को गणित के सूत्र कंठस्थ कराए जा सकते हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्नों में अंतिम प्रश्न पूछा गया था, शिक्षण अधिगम सामग्री का क्या अभिप्राय है। तो जिस सामग्री का प्रयोग शिक्षक शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए करते हैं तथा विद्यार्थी उसे देख करके सुन करके प्रयोग करके सीखते हैं, उसे शिक्षण सहायक सामग्री या फिर शिक्षण अधिगम सामग्री के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अब बात करेंगे लघुत्तरीय प्रश्नों की। 31वां प्रश्न पूछा गया था कि दो शिक्षण सूत्रों का वर्णन करते हुए शिक्षण में उनका महत्व स्पष्ट कीजिए। तो पहला शिक्षण सूत्र आप लिख सकते हैं सरल से जटिल की ओर और दूसरा लिख सकते हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर। इनके महत्व के बारे में भी पूछा गया था। तो इनके प्रयोग के द्वारा बालकों की संप्राप्ति यानी उन्होंने कितना सीखा है उसको अपेक्षित स्तर तक पहुंचाया जा सकता है। दूसरा आप लिख सकते हैं कि इसके प्रयोग द्वारा शिक्षक अपने शिक्षण कार्य को रुचिकर बना सकता है। 32वां प्रश्न पूछा गया था, संप्रेषण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों का उल्लेख करिए। पहला कारक आप लिख सकते हैं संवेग और भावनाएं। मतलब कि एक बालक किसी दूसरे बालक को अगर किसी दूसरी भावना से ये बोले मजाक के तरीके से कि तुम मूर्ख हो, लेकिन अगला बंदा अगर उसे सीरियस ले ले तो उसका अर्थ ही बदल जाएगा। ठीक है, तो ये पूरी तरीके से प्रभावित करता है कि किस भावना के साथ कोई वाक्य बोला गया है और रिसीव करने वाला किस भावना के साथ उसको रिसीव कर रहा है। दूसरा कारक होता है पारिस्थितिक संदर्भ, तीसरा होता है भाषा, चौथा होता है शोर, पांचवा होता है रुचि का अभाव। मतलब कि आप बोल तो रहे हैं लेकिन आगे वाला यानी सुनने वाला उसमें रुचि नहीं ले रहा है, तो भी संप्रेषण पूरी तरीके से प्रभावित होता है। इसके अलावा संप्रेषण में माध्यम की कमी से भी संप्रेषण प्रभावित होता है। तो ये कुछ प्रमुख कारक आप लिख सकते हैं। 32वां प्रश्न पूछा गया था, शिक्षण में क्रियाशीलता के सिद्धांत का क्या महत्व है। क्रियाशीलता के सिद्धांत के अंतर्गत बालक स्वयं करके सीखता है और इसके महत्व के बारे में आप लिख सकते हैं कि इससे बालकों में आत्मविश्वास बढ़ता है। दूसरा महत्व लिख सकते हैं व्यवहार में परिमार्जन होता है। तीसरा आप लिख सकते हैं क्रिया द्वारा सीखना स्थायी होता है और चौथा आप लिख सकते हैं कार्य व पाठ आसानी से सीखा जा सकता है। तो इस प्रकार से इसके महत्व को आप बता सकते हैं। 34वां प्रश्न पूछा गया था, बाल केंद्रित व शिक्षक केंद्रित शिक्षण में क्या अंतर है। तो बाल केंद्रित शिक्षण में बालक सर्वोपरि होता है और शिक्षक केंद्रित शिक्षण में शिक्षक सर्वोपरि होता है। बाल केंद्रित शिक्षण में बालक की स्वायत्तता व स्वतंत्रता महत्वपूर्ण होती है और शिक्षक केंद्रित में शिक्षक का निर्देश और निर्णय सर्वोपरि होता है। तीसरा आप लिख सकते हैं कि बाल केंद्रित में कि इसमें अधिगम सीखने में विद्यार्थी की सक्रिय भागीदारी होती है और शिक्षक केंद्रित शिक्षण में वह निष्क्रिय रूप से भाग लेता है, मतलब बालक जो होता है। ठीक है, अगला आप लिख सकते हैं कि शिक्षक सहयोग द्वारा शिक्षार्थी को प्रोत्साहन देता है और शिक्षक केंद्रित शिक्षण में आप लिख सकते हैं शिक्षक शिक्षार्थी का मार्गदर्शन एवं निरीक्षण करता है। तो इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण अंतर आप लिख सकते हैं। 35वां प्रश्न पूछा गया था, बहुकक्षा शिक्षण की क्या उपयोगिता है, स्पष्ट कीजिए। बहुकक्षा शिक्षण का मतलब ये होता है कि अगर किसी विद्यालय में शिक्षक की कमी है तो कई क्लासेस को मर्ज करके, मतलब कि कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3 के बच्चों को मर्ज करके वह शिक्षण कार्य करता है, तो इसे बहुकक्षा शिक्षण कहते हैं। इसकी उपयोगिता के बारे में आप लिख सकते हैं कि बहुकक्षा शिक्षण में जो समय होता है उसकी बचत की जा सकती है, क्योंकि सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाया जा रहा है, अलग अलग क्लास में जाने की आवश्यकता नहीं है। और जहाँ पर टीचर्स की कमी होती है वहाँ पर इस बहुकक्षा शिक्षण का उपयोग किया जाता है। बहुकक्षा शिक्षण द्वारा व्यवस्थित एवं सार्थक पढ़ाई करवाई जा सकती है। इसमें शिक्षक की कुशलता और प्रबंधन क्षमता का सर्वाधिक महत्व है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण उपयोग आप लिख सकते हैं। 36वां प्रश्न पूछा गया था, पुनर्बलन कौशल क्या है। शिक्षण में पुनर्बलन का क्या महत्व है। पुनर्बलन कौशल का मतलब ये होता है कि अगर छात्र किसी प्रश्न पर कोई अनुक्रिया कर रहा है और अगर वो अध्यापक उसको शाबाशी देता है कि ताकि भविष्य में वह इसी प्रकार से अनुक्रिया करे, तो इसको ही पुनर्बलन कौशल कहा जाता है। पुनर्बलन कौशल को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि प्रतिपुष्टि या पृष्ठ पोषण कौशल, क्योंकि जब बालक कोई उत्तर देगा
तो निश्चित तौर पर उसको टीचर फीडबैक के रूप में उसको सही बोलेगा या फिर गलत बोलेगा। तो यहाँ पर फीडबैक दिया जाता है, इसी वजह से इसे प्रतिपुष्टि कौशल के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रश्न में अगला पार्ट पूछा गया था, शिक्षण में पुनर्बलन का क्या महत्व है। तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं, यह छात्रों में आत्मविश्वास, प्रेरणा और आत्मसम्मान को बढ़ाने में सहायक होता है। दूसरा आप लिख सकते हैं, इसके माध्यम से छात्र अपने अधिगम के प्रगति हेतु प्रोत्साहित होते हैं। तीसरा आप लिख सकते हैं, इसके माध्यम से छात्र अपने वर्तमान अभ्यास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 37 की तरफ। गतिविधि आधारित शिक्षण की उपयोगिता व महत्व का उल्लेख करिए। गतिविधि आधारित शिक्षण की उपयोगिता और महत्व के बारे में आप लिख सकते हैं कि गतिविधि के द्वारा बच्चों में अनेक दक्षताओं का विकास किया जा सकता है। दूसरा, शिक्षण रोचक एवं प्रभावपूर्ण हो जाता है। तीसरा आप लिख सकते हैं, बच्चों में सक्रियता का विकास होता है। चौथा लिख सकते हैं, खेल खेल में शिक्षण के द्वारा बालक सीख जाते हैं। और अगला लिख सकते हैं, बच्चे विभिन्न शैक्षिक क्रियाकलापों से परिचित होते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण उपयोग और महत्व लिख सकते हैं। 38वां प्रश्न पूछा गया था, अपेक्षित अधिगम स्तर की संप्राप्ति में अधिगम अनुभव की क्या भूमिका है। अपेक्षित अधिगम स्तर का मतलब ये होता है कि कक्षा 3 का बालक अगर कक्षा 4 में उसको प्रमोट किया जा रहा है तो कक्षा 3 के समाप्ति के दौरान उसको मिनिमम वो चीज़ें आनी चाहिए जो कि कक्षा 3 का सिलेबस था। यही अपेक्षित अधिगम स्तर कहलाता है। और इसमें पूछा जा रहा है कि इसके संप्राप्ति में यानी इसको अचीव करने में अधिगम अनुभव की क्या भूमिका है। तो बच्चे जितना सीखे रहेंगे यानी जो उनको अनुभव हुआ रहेगा, अधिगम का अनुभव यानी कि जो कुछ भी वो सीखे हुए हैं उसी का परीक्षण उस पर्टिकुलर कक्षा के अंत में शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया जाता है और अपने अनुभवों के माध्यम से ही वो सिद्ध करते हैं कि अपेक्षित अधिगम स्तर को उन्होंने प्राप्त कर लिया है। तो ये इसकी महत्वपूर्ण भूमिका आप लिख सकते हैं। बात करेंगे प्रश्न संख्या 39 की, दूरदर्शन का शिक्षा में क्या महत्व है। तो दूरदर्शन का शिक्षा में महत्व आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि इसके प्रयोग से शिक्षण में गतिशीलता बनी रहती है, क्योंकि बच्चे दूरदर्शन के माध्यम से देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो जितनी ज़्यादा ज्ञानेंद्रियाँ उनकी एक्टिव रहेंगी उतना ही ज़्यादा उनका अधिगम स्थायी होगा। ठीक है। दूसरा इसका आप लिख सकते हैं कि इसके द्वारा बालकों का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। तीसरा आप लिख सकते हैं कि अध्यापक के निजी विकास में भी दूरदर्शन सहायक सिद्ध होता है, क्योंकि कई ऐसे प्रोग्राम हैं जो कि टीचर्स के लिए चलाए जाते हैं दूरदर्शन पर। अगला आप लिख सकते हैं कि यह विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बहुत उपयोगी साधन है। दोस्तों, हम लोग वीडियो के बिल्कुल अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं। अभी तक का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करता है ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न पूछा गया था, उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अधिगम सामग्री की विशेषता के बारे में आप लिख सकते हैं कि इसमें लागत कम से कम होना चाहिए। जो वस्तुएं बेकार पड़ी हुई हैं या फिर कबाड़ हैं उन्हीं से ये सभी अधिगम शिक्षण सहायक सामग्री बनानी चाहिए। जैसे कि बटन हो गया, बोर्ड हो गया, पेपर हो गया, पुराना पिन हो गया, इन सब से यूज करके ही शिक्षण अधिगम सामग्री बनी होनी चाहिए। दूसरा आप लिख सकते हैं कि बहुउद्देशीय सामग्री होनी चाहिए, मतलब कि एक कक्षा में अगर उसका प्रयोग कर लिया गया है तो दूसरी कक्षा में भी प्रयोग करने के लायक होना चाहिए। तीसरा आप लिख सकते हैं कि विषय के अनुरूप होने चाहिए। जो संप्रत्यय बालक को पढ़ाया जा रहा है उसी संप्रत्यय से जुड़ा हुआ शिक्षण अधिगम सामग्री होना चाहिए। अगला आप लिख सकते हैं कि जो भी आप वस्तु प्रस्तुत करेंगे वह शैक्षिक उपयोगी होना चाहिए, मतलब शैक्षिक रूप से उसकी उपयोगिता होनी चाहिए। ये महत्वपूर्ण विशेषता आप लिख सकते हैं। इसके अलावा आप लिख सकते हैं कि जो शिक्षण अधिगम सामग्री है वो बालकों की रुचि, आयु और मानसिक स्तर के अनुरूप होनी चाहिए और कक्षा व्यवस्था के अनुसार सामग्री का आकार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप रूम से बड़ा कोई ऐसा सामान ला रहे हैं जो कि क्लास में आ ही नहीं रहा है। तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं आप लिख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर पूरा पेपर सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और पिछले 5 वर्षों में डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट्स के पूछे गए प्रश्न पत्रों का कंप्लीट सोल्यूशन देखने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।